हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, देखिए सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं कई बार इस टॉपिक को बच्चे छोड़ देते हैं, बट डेफिनेटली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स की, यहाँ से आपको डेफिनेट 1 और 2 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है और हर साल मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लेक्चर नंबर 5 तक के जो भी आपके पास है डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके वो अप टू 5 लेक्चर्स आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही इस लेक्चर के बाद चूंकि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कर चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग फिर इस सीरीज में आपको एक असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में देंगे जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन और साथ में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होगा। तो आप अप टू डेट रहिए ग्रुप में। तो उसके लिए आप ग्रुप को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसका जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर बात होने वाली है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको एक असाइनमेंट भी मतलब मिलेगा, तो इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो शुरू करते हैं। देखिए हेलो एल्केन जो है एक सीरीज ऑफ यानी कि मतलब कंपाउंड्स है, चाहे वो एल्काइल हैलाइड्स हो चाहे वो एराइल हैलाइड्स हो। तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कोई भी आर्मी की मतलब भर्ती के लिए जाते हैं तो उनका पहले क्या होता है, मतलब फिजिकल टेस्ट होता है। तो उसी तरीके से हेलो एल्केन्स जो है या हेलो एरीन्स जो है, वो दिस इज ए क्लास ऑफ कंपाउंड। सो डेफिनेटली बिफोर प्रोसीडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज वी शुड know about what are the physical properties, means their physical criteria, like physical state क्या है, या फिर कलर क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, उनके डाइपोल मूवमेंट्स क्या है, कुछ बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए स्टार्ट जो है इसका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहला लगाइए हेडिंग फिजिकल स्टेट। पहली हेडिंग इनकी फिजिकल स्टेट। देखिएगा फिजिकल स्टेट के ऊपर जब भी हम लोग बात करते हैं, और आप जानते हैं हेलो एल्केन्स इज ए क्लास ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा आर एक्स, ठीक है। आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप एंड एक्स कैन बी एनी हेलोजन। तो अब इनके अंदर जो फिजिकल स्टेट है, देखिए फिजिकल स्टेट बेसिकली 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं कुछ लोअर एल्केन्स की बात ये करूं, लोअर हेलो एल्केन्स, जैसे आर की जगह मैं कोई मिथाइल ग्रुप मैंने ये लगा दिया CH3, और एक्स की जगह मैंने Cl ये लगा दिया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ये एक लोअर हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें केवल और केवल कितना कार्बन आइटम है, 1 कार्बन आइटम है। तो इसी तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, इस नंबर ऑफ कार्बन आइटम को इंक्रीज करते जाएंगे, तो एल्काइल हैलाइड भी बढ़ते जाएगा, उसको फिर हम लोग हायर एल्केन्स कहते हैं। तो लोअर एल्केन्स जो होते हैं बच्चों, दे आर गैसेस। देखिए गैस क्यों होते हैं लोअर एल्केन्स, बिकॉज जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है, ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, कम हो, ठीक है। अब देखिए हेलो एल्केन्स बहुत सारे होंगे इस तरीके से। अब अगर इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वंडरवॉल इंटरेक्शंस। मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा, वंडरवॉल इंटरेक्शंस क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उतने ही अगर मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो नेचर ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में टाइटली होल्ड करके हुए रखेंगे, तो वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। बट लोअर हेलो एल्केन्स क्या है बच्चों, देखो इनके अंदर कार्बन एटम कम है, मींस इनका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो इसी वजह से हम एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि लोअर एल्काइल हैलाइड्स, लोअर एल्काइल हैलाइड्स आर गैसेस। क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। क्यों होते हैं, समझ में आ गया, यानी कि बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास मतलब बढ़ते जाएगा, एल्काइल ग्रुप को आप बड़ा करते जाएंगे, तो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इनके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसलिए जो हायर एल्केन्स होते हैं या हायर एल्काइल हैलाइड्स हैं, हायर एल्काइल हैलाइड्स, ये क्या हो सकता है बच्चों, या तो लिक्विड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या होगा, बढ़ेगा, हैलोजेंस बढ़ेगा,
तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, और मॉलिक्यूलर मास जैसे इंक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, और इसी वजह से क्या होते हैं, हायर जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं अराइल हैलाइड्स, मतलब हेलोएराइंस। देखिए हेलोएरिन्स का एग्जांपल अगर मैं लिखूं, बेंजीन पे मैंने Cl, अब इसके अंदर खुद ही आप लोग ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, C6H5Cl, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी यहां पर कार्बन का नंबर क्या है, 6, मतलब ये गैसेस तो हो नहीं सकते, तो डेफिनेटली हेलोएराइंस कैन बी लिक्विड और सॉलिड। तो हेलो एल्केन बच्चों गैस हो सकते हैं, लोअर हेलो एल्केन्स गैसेस होते हैं, बट हायर हेलो एल्केन्स लिक्विड या सॉलिड होते हैं। बट हेलोएरीन्स they can be liquid as well as solid because already they have six carbon atoms. तो ये तो इनकी बात होगी फिजिकल स्टेट की, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, आसान है। तो नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी आती है लिखो, दैट इज कलर, दैट इज कलर। अब देखिए कलर के ऊपर जो बात है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाते हैं कलर, ठीक है। तो जो मोस्टली जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं ये कलरलेस होते हैं इन देयर प्योर स्टेट, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो क्या होंगे, कलरलेस होते हैं। बट इसके साथ ही दो जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये थोड़ा सा कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये कलर शो कर सकते हैं, मींस एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर ब्रोमीन हो, मींस ब्रोमो एल्काइल हैलाइड जो होगा, या आयोडाइड जो होगा, एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड्स, ये कलर शो कर सकते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या, ये दोनों जो है, ये जो है अपना कलर शो कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दीज, रेस्ट ऑफ द हेलो एल्केन्स which are present in the pure state will definitely colorless। तो इसके ऊपर ज्यादा बात है नहीं। तो अगला आ जाते हैं बच्चों ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, जो वॉलेटाइल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी कि जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं वो तो क्या होते हैं बच्चों, गैसेस होते हैं। बट जो अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, हायर होगा, तो उस केस में वो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो कलर में एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो जितने भी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैं, मीन एल्काइल हैलाइड्स है वॉलेटाइल वाले, जो भी वॉलेटाइल है ये क्या होते हैं बच्चों, स्वीट स्मेल होती है इनकी, दे हैव स्वीट स्मेल, इनकी स्मेल क्या होती है, स्वीट स्मेल होती है, जो वॉलेटाइल होते हैं केवल, बाकी लगभग कोई इनकी स्मेल नहीं होती है। क्लियर हो गया, ये तो एक फिजिकल क्राइटेरिया आ गया। चलिए अगली प्रॉपर्टी चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने इनके कुछ फिजिकल क्राइटेरिया की बात करी। तो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी, ठीक है। अब आप देखिएगा कि हम लोग रिएक्टिविटी के ऊपर कैसे करेंगे बात, ठीक है। अब कोई भी चीज रिएक्टिव कैसे हो सकती है, ठीक है। एक इंसान कैसे रिएक्टिव हो सकता है, जब उसका अंदर का पेशेंस टूटे और वो जाके रिएक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो सिमिलरली हेलो एल्केन इज आल्सो क्लास ऑफ कंपाउंड्स, तो उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि कैसे उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो और वो रिएक्टिव हो जाए, मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर या एनर्जी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं RX, ठीक है, और आप जानते हैं इसकी रिएक्टिविटी तभी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जब इनके बीच का कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाए। क्लियर है। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा ये डिपेंड करेगा दोनों पे, एल्काइल ग्रुप कैसा और हैलोजन कैसा। तो बेसिकली अगर हम ज्यादा फोकस ये करें तो जो हैलोजन आइटम है, दिस इज हैलोजन आइटम, अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, ठीक है, इस हैलोजन आइटम की साइज को बड़ा कर दूं, मींस अगर मैं यहां से ये कहूं हैलोजन आइटम, साइज ऑफ हैलोजन आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। कैसे समझिएगा, फॉर एग्जांपल कुछ एल्काइल हैलाइड्स हम लोग ये ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3Cl, फॉर एग्जांपल CH3Br, फॉर एग्जांपल CH3I, ठीक है। अब आप देखिए इनमें एल्काइल ग्रुप तो सेम है, देखो यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल,
लेकिन हैलोजन चेंज हो गया। देखिए यहाँ क्लोराइड आ चुका है, यहाँ ब्रोमाइड और यहाँ क्या है, आयोडाइड। और आप जानते हैं हैलोजेंस में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, इसका छोटा, इसका बड़ा, इसका बड़ा और इसका सबसे बड़ा। तो मींस आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होगी, तो इस केस में इसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। मींस ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, देखिए अगर लेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसलिए ये वाला बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है बच्चों, ब्रेक हो सकता है। और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, तो इसका मतलब साइज ऑफ हैलोजन एटम ये बड़ा है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम होगी, इसी वजह से इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सीधे सीधे एक पहला पॉइंट आया रिएक्टिविटी के ऊपर कि हैलोजन एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये लिखूं, और यही चीज बच्चों आपको हेलो एराइंस में भी मिलेगी। अब देखिए पहली चीज आ गई कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, डेफिनेटली ये होगा, फिर ये होगा और फिर कौन होगा। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आउट ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स कौन ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होगा RX, और एराइल हैलाइड्स क्या होता है बच्चों, देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हैलोजन एटम X लग गया। अब देखिए इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे। देखिए हैलोजन एटम मान लेते हैं सेम। अब आप देखो जो हैलोजन होते हैं इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज होती है रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस, यानी कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां आएगा और यहां से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। मींस अगली स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगी, ध्यान से इसको देखेंगे, ये दो बॉन्ड ऐसे रहेंगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, और ये बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ सिंगल था एक, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ X, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया प्लस। ठीक, और ये रेजोनेंस होते रहेगा आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेलो एराइंस है उनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो उसको ब्रेक करना और मुश्किल। तो इसी वजह से एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड्स, यानी कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ऑफ इन हेलो एरीन्स due to resonance there is a partial double bond character between carbon and halogen atom, that's why haloalkanes are more reactive than haloarenes। तो ये हमारा रिएक्टिविटी के ऊपर छोटी सी बात है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बस इस चीज को नोट करिएगा, साइज ऑफ हैलोजन एटम जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा। क्लियर है, नोट करें, आगे चलते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी आ जाते हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिएगा अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है, हम लोग एक एक करके बात करेंगे, हेलो एल्केन्स की बात भी करेंगे और हेलो एरीन्स की बात भी करेंगे। देखो पहली चीज आपको ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास। क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंडरवॉल इंटरेक्शन, वेंडरवॉल इंटरेक्शन की, और ये इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जैसी बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होंगे, मतलब बढ़ेंगे। तो अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, मींस मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली होल्ड किए हुए रखेगा। तो उसको बॉईल करने के लिए हमें डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक चीज और है वो बताएंगे अभी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं CH3F, CH3Cl और CH3Br। ठीक है, चलो और लिख देते हैं, दैट इज CH3I। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ये देखो मॉलिक्यूलर मास और साइज दोनों वंडरवॉल इंटरेक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अभी अभी हमने देखा था भाई आयोडीन का साइज भी सबसे बड़ा है, तीनों के अंदर एल्काइल ग्रुप तो तीनों में सेम है, तो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस इज ओनली
हैलोजन एटम, यहाँ आयोडीन है, इसका साइज बड़ा होगा। तो अगर साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, तो उस केस में वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी ज्यादा होंगे, तो मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली हेल्ड किए हुए हैं, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका और फिर इसका। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यही चीज अगर मैं हेलोएरिन्स के ऊपर बात करूं, मान लेते हैं हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और साथ में हमें दे दिया चलिए ले लेते हैं आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब हालांकि इसके अंदर कुछ और चीजें भी बाद में आती हैं, बट अभी फिलहाल जो है, क्योंकि फिर इसके अंदर जो रिंग सब्स्टिट्यूशन अलग से रिएक्शन है, वो उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। तो फिलहाल हम देख रहे हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर वंडरवॉल इंटरेक्शन, साइज एंड मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपको पता है, देखिए यहाँ बेंजीन सेम है, यहाँ क्लोरीन और यहाँ आयोडीन, तो डेफिनेटली आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा और साइज भी मतलब बड़ा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर भी यही चीजें काम करती हैं, बट जो हेलोएराइंस है, हेलोएरिन्स है, इनके अंदर एक और चीज आती है, दैट इज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो मतलब कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो, भाई जो जितनी अच्छी पैकिंग में होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें अगर जब भी हेलोएरिन्स का मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना हो, तो ये साइज और मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर तो अपने ने देखना ही देखना है, और साइज में क्या देख लेना है, और साथ में पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, कोई भी मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस में कितने अच्छे से वेल पैक्ड है, मतलब टाइटली पैक्ड है और मतलब सिमेट्रिकली पैक्ड है, तो डेफिनेटली उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जैसा आपने ये देखा होगा, आइस को आप कुछ रख दीजिए खुला, और एक आइस के क्यूब को बहुत टाइटली पैक करके रख दीजिए, तो जो टाइटली पैक है वो बाद में मेल्ट होगा, और जो लूजली बाउंडेड है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो मींस अगर कोई आपके पास हेलोएरिन्स है और वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर मतलब सिमेट्रिकली पैक्ड है, तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बस इस पॉइंट को भी आपने ध्यान ये रख लेना है, इसको आप मतलब लिख भी सकते हैं, दैट इज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। अब इसमें एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और लिखेंगे, चलिए देखिएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी हेलो एल्केन्स है, मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 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 C, ठीक है। आपने आइसोमेरिज्म तो पढ़ रखी है, अब आप क्या करेंगे, इसके चेन को कम कर दीजिए, मींस मैं कर रहा हूं CH3C, यहां लगा देता हूं CH3 CH CH2C, ठीक है, ठीक। अब देखिए दोनों में कोई अंतर है नहीं, ठीक है, दोनों आइसोमर है, C4H9Cl, ये भी क्या है C4H9Cl। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये लॉन्ग चेन में मींस इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जैसे ही आपने इसको ब्रांचिंग में कर दिया इसका आइसोमर, तो इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो जैसे ही आप किसी भी हेलोएल्केन का ब्रांचिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्रांचिंग, तो सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं, ऑन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो जैसे ही आप ब्रांचिंग कर देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्यों होगा कम, बिकॉज अगर नॉर्मल चेन में है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा ले रहा है, और जैसी ब्रांचिंग में आ गया तो ओवरऑल उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और अगर सरफेस एरिया ही कम हो गया तो नेचर ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान अच्छे से रखिएगा कि जब भी हम लोग नॉर्मल चेन में ब्रांचिंग कर देते हैं, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए अब एक बात थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हेलोएरिन्स की भी कर लेते हैं, जो हमने बात करी थी अभी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये आइसोमर दे दिया आपको, ऑर्थो पे लगा दिया, अब लगा देते हैं मेटा पे Cl, और ये लगा देते हैं पैरा पे Cl, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बात, अगर हम इन हेलोएराइन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं,
तो लगभग लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है, ठीक है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में लगभग नियरली दे आर सेम। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो देखिए क्या होगा, जो ऑर्थो वाला है इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ किससे, पैरा से, और सबसे कम किसका होता है, मेटा। ये बात की बात है, इनमें भी डिफरेंस बहुत कम होता है, लगभग नियरली ये सब क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। तो ज्यादा इसमें आपका ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की चांस इससे कम होती है, क्योंकि देयर इज वेरी स्मॉल डेविएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। बट अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर वो कर रहा है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट में अगर आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या सिमेट्रिकल है, ठीक है, यानी कि यहां से एक मतलब एक्सेस पास हो सकती है। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो एक क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से पैक्ड होगा। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका, पैरा, उसके बाद फिर ऑर्थो का होता है, फिर किसका होता है, मेटा का होता है। इनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस मेल्टिंग पॉइंट में देख लीजिएगा क्रिस्टल लैटिस में पैक होगा, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है, चलिए नोट कर लें। और साथ में एनसीईआरटी से इनकी वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर डेटा दिया हुआ है सब कुछ, तो आपको डेटा याद करने का जरूरत नहीं है। बट आप जो डेविएशन है, कितना अंतर है इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो वो उसको चेक करने के लिए आप एनसीईआरटी से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी बात रही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। चलिए, आज की सेकंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमें क्या याद आता है, वाटर, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पानी में आप कुछ भी घोल दो वो घुल जाएगा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है, ठीक है। तो लगभग लगभग सारी चीजें वाटर के अंदर लगभग कुछ एक्सटेंट तक लगभग सारी चीजें घुलती है। अब आप देखेंगे हेलोएल्कीन्स, और आप जानते हैं वाटर जो है, देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, मींस बहुत अच्छा डाइपोल, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है वाटर। और इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोलर लाइक्स पोलर, मतलब जो भी चीज पोलर होगी वाटर में घुल जाएगी। उस हिसाब से अगर हम लोग हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हेलो एल्केन इज Rx, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस X नेगेटिव, एल्काइल विल पॉजिटिव। तो ये भी बहुत अच्छा पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हेलो एल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत एक्सटेंट तक वाटर में सॉल्युबल, मतलब जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं होते, देखिएगा सपोज आपके पास ये कोई मतलब वेसल है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, देखिएगा दिस इज वाटर, शायद छोटा हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल है। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो मींस ये एक दूसरे से किस चीज से अटैच होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड इसके अंदर डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस वाटर के जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हो सकता है वो किसी और तरह का लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस हो, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस हो, बहुत तरह के मतलब वंडरवॉल इंटरेक्शंस उसको बोल देते हैं। बट डेफिनेटली वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड डाला बच्चों इसके अंदर, तो क्या होगा कि इसको ब्रेक होके इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर जाके नए इंटरेक्शंस वाटर से बनाने पड़ेंगे। बट ये ऐसा नहीं कर पाता, देखिए, तो एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पाता, इतना वीक इंटरेक्शंस होती है, ठीक है, और साथ में ये जाके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा वाटर के साथ। दैट्स व्हाई alkyl halides are not soluble in water because they cannot form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, तो इसलिए इनका सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होता है। बट यही चीज बच्चों क्या होगी अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कुछ और हो गया, CS2 हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, तो जो या बेंजीन हो गया, तो कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर होंगे तो उनके बीच में वीक इंटरेक्शंस होंगे, और ये जाके आसानी से उसके में कुछ एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि हेलोएल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide, etc. Is it clear? तो क्यों नहीं कर पाते वो रीजन आपने जान लिया, क्योंकि इनको यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बट इनके अंदर इतना एनर्जी नहीं होती कि इन बॉन्ड को ब्रेक करके नई इंटरेक्शंस बना लेते, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाते. सो दैट्स व्हाई हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. आई थिंक सॉल्युबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. चलिए आज का लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and that is dipole moment. That is dipole moment. It is represented by mu. अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी. तो म्यू का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. दिस इज द चार्ज इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. अब देखिए यहां पर क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना मेजर रोल नहीं प्ले होता है यहां पर जितना चार्ज का. So this is charge. अब ये चार्ज किस वजह से आया? It is due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से. ये किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. अब आप देख लीजिए कुछ एल्काइल हैलाइड्स में लिखता हूं, CH3F, CH3Cl, CH3Br. अब देख लीजिए CH3I. अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डेफिनेटली फ्लोरीन है. तो वही चार्ज इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उस वजह से CH3F का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप ऐसे लगा दें ऑर्डर, सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो अब ऐसा क्या रोल है इसके अंदर देखिएगा. अब इसके अंदर वही रोल है जो एक्सेप्शनली हैलोजन का होता है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. फ्लोरीन एटम का साइज बहुत स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो इस वजह से क्या होता है, देखिए जो फ्लोरीन है, अब बहुत ध्यान से इसको मतलब समझिएगा. अब ये फ्लोरीन जो है ना, ऑलरेडी साइज में बहुत छोटा है, हालांकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो मतलब ये नहीं नेगेटिव है, बट जब शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ऑलरेडी फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है. क्या हो जाता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो फ्लोरीन के केस में CH3F है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? थोड़ा कम होता है. किससे? CH3Cl से. CH3Cl ज्यादा, फिर CH3F, उसके बाद CH3Br और उसके बाद CH3I. ये इसका एक्चुअल ऑर्डर है. ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट आप जानते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो सिमेट्री मॉलिक्यूल की होती है उसके ऊपर. तो हेलोएल्केन्स में इस एक्सेप्शन ऑर्डर को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट. तो आई थिंक इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात भी आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए अगर मैं यही चीज थोड़ा सा ले लूं किसके साथ, हेलोएरीन्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. देखो इसमें आपको एक फिजिक्स का लॉ भी थोड़ा सा याद आ जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख दूं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल. ठीक है, Cl और साथ में मैं लिख दूं Cl और यहां भी लिख दे Cl, और एक और एग्जांपल ये लिख देते हैं, दिस इज Cl और यहां मेटा पे Cl लगा देते हैं. ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इन तीनों को डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो पहला चीज तो आपको डाइपोल मोमेंट समझ में आना चाहिए. इट इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिएगा ध्यान से, ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा. यहाँ कार्बन Cl ज्यादा खींचेगा, तो एक यहां से नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0. क्लियर है? इस केस में देखिएगा, इस केस में क्या होगा, दिस इज सेंटर. अब देखो यहां से ये Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और यहां से ये Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन. अब क्या होगा, इसको मैं सेंटर पॉइंट मान लूं अगर, तो ये एंगल 360, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. और यहां की अगर मैं बात ये करूं, तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों? 60. ये आएगा लगभग क्या 120 आएगा. ठीक है, अब देखो ये तो म्यू 0 हो गया डेफिनेटली. अब इन दोनों में से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? तो जब हमें इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया, तो किसका ज्यादा था? इसका. दैट इज म्यू इज इक्वल टू 2.54 और इसका देखा गया म्यू इज इक्वल टू 1.72.
ठीक है, इसका रीजन क्या था देखिए, अब इस बॉन्ड की तरफ को इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यहां कहीं होगा, इसको अगर हम इससे मिला दें, ठीक है, और यहाँ को मान लेते हैं कि इसका जो मतलब मैग्नीट्यूड था वो क्या था, P था, यहाँ P है, यहाँ भी Cl सेम एटम है P। ठीक है, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट है तो म्यू कितना आ जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ P है तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, P है और Q है, एक मतलब पॉइंट से दो फोर्सेस हैं P और Q, तो उसका रिजल्टेंट आप लोग निकाल लेते हैं किससे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो उसी तरीके से अब यहाँ भी सेम एटम Cl है, यहाँ भी सेम एटम Cl है, भाई इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैलकुलेट किया होगा, लेट इट बी P, तो यहाँ Cl है तो यहाँ भी लेट इट विल बी P, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ, मतलब P और P ये क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से इसका भी निकाल लिया, तो यहाँ थीटा कितना था 60, और यहाँ थीटा आपका सेकंड केस में कितना आया थीटा, दैट विल बी 120। तो ये देखा गया कि इसका वैल्यू कितना आया 2.54। तो इसलिए ऑर्थो वाला जो आपका हेलोएरिन्स है Cl, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ मेटा वन, और पैरा तो क्या था सिमेट्रिकल था, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप इस चीज को आसानी से निकाल सकते हैं, जब इसका आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाएगा कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो P कुछ वैल्यू होगी, तो इसका भी P होगा, तो यहां से निकाला तो दैट इज कम्स आउट टू बी 2.54 और इसका 1.72, थीटा 60 है थीटा 120। तो इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना जरूरत आपको पड़ेगा नहीं, बस आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो सिमेट्रिकल है दैट इज 0। तो इस तरीके से हम मोरओवर लगभग बेसिक सी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी सारी कवर अप ये हम कर चुके हैं। तो आज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब बात करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स बात करेंगे। सो टिल देन इसको कवर अप करिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए जो कि आपको एक असाइनमेंट भी होगा, टिल देन इसको सारा कवर अप ये कीजिए, इसके कुछ प्रॉब्लम्स को एनसीईआरटी से सॉल्व ये बिल्कुल, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये मेथड ऑफ मतलब प्रिपरेशन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन टेक्स्ट में, उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब मिलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ।